गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन के तत्व का जो टॉपिक है नियंत्रण का क्षेत्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम दो टॉपिक पद सोपान और आदेश की एकता पढ़ चुके हैं। आज हम नियंत्रण का क्षेत्र या नियंत्रण की सीमा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ने से पहले समझ में आना चाहिए कि नियंत्रण का क्षेत्र होता क्या है। नियंत्रण जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, कंट्रोल क्षेत्र, स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो नियंत्रण के क्षेत्र से अभिप्राय अधीनस्थ कर्मचारियों की उस संख्या से है जिस पर एक उच्च अधिकारी आसानी से नियंत्रण रख सकता है। कहने का अर्थ है कि कोई भी संगठन है, उस संगठन में काम करने वाले कर्मचारी के ऊपर जो अधिकारी है वो उनके कार्यों पर किस प्रकार से नियंत्रण कर सकता है, कितने अधीनस्थ कर्मचारी होने चाहिए उसके नीचे, जिससे कि वो हर किसी के कार्य की देख रेख कर सके। तो वो जो अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या है उसे हम कहते हैं नियंत्रण का क्षेत्र। जैसे प्रोफेसर जियाउद्दीन खान के अनुसार नियंत्रण की सीमा उन मापदंडों की या कार्य की इकाइयों की संख्या से है, जिनका संचालन प्रधान कार्यकारी स्वयं कर सकता है। कहने का अर्थ है नियंत्रण का जो क्षेत्र है वो कार्य करने की ऐसी संख्या है जिसका संचालन केवल प्रधान कार्यकारी या उच्च अधिकारी कर सकता है। मतलब एक प्रधान कर्मचारी या एक उच्च अधिकारी को कितने अधीनस्थ कर्मचारी देने चाहिए जिससे कि वो उनके कार्यों की आसानी से देखरेख कर सके। अब नियंत्रण के क्षेत्र के महत्व की बात करें तो नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा होगा वहां पे कार्यों की महत्वता अधिक होगी। यदि नियंत्रण का क्षेत्र छोटा होगा अर्थात एक जो उच्च अधिकारी है उसके नीचे जितने कम अधीनस्थ कर्मचारी होंगे तो उनको कार्य बताने में उसको आसानी होगी। यदि कार्य समय से पूरा हो जाएगा, कार्य यदि समय से पूरा होगा तो उसमें कार्य में विलंब नहीं होगा और संगठन में कुशलता नहीं होगी और जो कार्य है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। कहने का अर्थ है कि नियंत्रण का क्षेत्र यदि कंट्रोल में होगा, नियंत्रण का क्षेत्र यदि छोटा होगा तो कार्य में विलंब नहीं होगा और कर्मचारियों में कुशलता की भावना नहीं आएगी। अब प्रश्न उठता है कि नियंत्रण की सीमा क्या होनी चाहिए, नियंत्रण की सीमा कितनी होनी चाहिए। इसमें अलग अलग जो विद्वान हैं, लोक प्रशासन के जो अलग अलग विचारक हैं उनकी अलग अलग मान्यता है। यदि फेयोल की हम बात करते हैं, हेनरी फेयोल जो कि लोक प्रशासन के प्रमुख विद्वान रह चुके हैं, उनके अनुसार एक उच्च अधिकारी के नीचे 5 या 6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए। कहने का अर्थ है कि हेनरी फेयोल कहते हैं कि एक उच्च अधिकारी के नीचे 5 या 6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए। मतलब एक उच्च अधिकारी केवल 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों पर ही नियंत्रण रख सकता है। यदि 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारी होंगे तो ही वो कार्य अच्छे से होगा और कुशलता पूर्वक होगा। आप जैसे मान लीजिए उच्च अधिकारी है, कोई भी संगठन है उसमें उच्च अधिकारी है, उसके नीचे 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारी होने चाहिए। 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारी होंगे तो ही वो कार्य आसानी से हो सकता है या जो संगठन है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हुए हम कहते हैं कि उर्विक जो लोक प्रशासन के विचारक हैं उनके अनुसार एक उच्च अधिकारी केवल 4 ही अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण कर सकता है। उन्होंने एक सीमा निश्चित कर दी है कि यदि उच्च अधिकारी है तो वो अपने नीचे केवल 4 कर्मचारियों के कार्यों का ही नियंत्रण कर सकता है। और यदि निम्न कर्मचारियों की बात करें, मतलब उच्च अधिकारी से नीचे जो निम्न कर्मचारी होते हैं वो अपने नीचे 8 या 12 कर्मचारियों पर ही नियंत्रण कर सकता है। अब बात करते हैं अगले विद्वान की, जो है ग्रेविनस जो है वो
लोक प्रशासन में जो नियंत्रण का क्षेत्र है उन्होंने उसका फॉर्मूला दिया है। तो कैबिनेट के अनुसार कोई भी उच्च अधिकारी केवल 5 या 6 कर्मचारियों के कार्यों पर ही नियंत्रण रख सकता है। कहने का अर्थ है कि उच्च अधिकारी के नीचे केवल 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारी होने चाहिए जिसके कार्यों का वो नियंत्रण और देखरेख कर सके। नेक्स्ट है सर हैमिल्टन। सर हैमिल्टन के अनुसार कोई भी उच्च अधिकारी केवल 3 से 6 कर्मचारियों पर ही नियंत्रण कर सकता है, उनके कार्यों की देखरेख कर सकता है, उन्हें निर्देश दे सकता है। इससे अधिक यदि कर्मचारी होंगे तो संगठन में अकुशलता होगी। तो ये 5 फेयोल है, उल्रिच है, ड्रैगनेस है और सर हैमिल्टन है। इन्होंने अपने अपने मतों के माध्यम से अधीनस्थ कर्मचारियों की निश्चित संख्या बताई है। अब हम बात करते हैं कि नियंत्रण के क्षेत्र को मैं आपको किसी संगठन में, कोई भी जो संगठन है या पुलिस संगठन है या कोई भी सरकारी संगठन है उसमें किस प्रकार से नियंत्रण का क्षेत्र होता है ये मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे हम बात करें पुलिस संगठन की, जब आपने पिछला टॉपिक पढ़ा था आदेश की एकता, उसमें भी हमने पुलिस संगठन की बात की थी। उसमें भी हमने आदेश की एकता किस प्रकार से पुलिस संगठन में होती है, पद सोपान में भी मैंने आपको पुलिस संगठन के पद सोपान के बारे में बताया था, जिससे कि आपको टॉपिक को समझने में कठिनाई ना हो। अब पुलिस संगठन की बात करें तो सबसे नीचे स्तर पे जो कर्मचारी होते हैं या अधीनस्थ अधिकारी होते हैं वो होते हैं कांस्टेबल। तो 1000 कांस्टेबल पे स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होते हैं वो 5 होते हैं, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर और हवलदार। कहने का अर्थ है कि 1000 कांस्टेबल के ऊपर 5 जो ये उच्च अधिकारी हैं वो नियंत्रण करते हैं। तो इन अधीनस्थ कर्मचारियों के स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होगा, 5। यदि हवलदार की बात करें तो इस वाले संगठन के लिए स्पैन ऑफ कंट्रोल कितने होंगे, 4। असिस्टेंट इंस्पेक्टर की बात करें तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कितने होंगे, 3। इंस्पेक्टर की बात करें तो स्पैन ऑफ कंट्रोल होंगे 2। डीएसपी की बात करें तो स्पैन ऑफ कंट्रोल होंगे एसपी। कहने का अर्थ है कि कांस्टेबल जो है वो अपने से ऊपर जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है 5, ये 5 टाइप के जो अधिकारी हैं उनके निर्देशन में कार्य करता है तथा ये 5 लोग जो है वो इसके कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि 1000 कांस्टेबल पे 200 हवलदार, 40 असिस्टेंट इंस्पेक्टर, 8 इंस्पेक्टर, 2 डीएसपी और 1 एसपी नियंत्रण रखते हैं। तो पुलिस संगठन में जो सबसे नीचे वाला कर्मचारी है कांस्टेबल, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है 5। अब हम बात करते हैं कि नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व है, मतलब नियंत्रण की सीमा को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। नियंत्रण की सीमा को निर्धारक तत्व जो है वो 4 हैं। पहला है कार्य, दूसरा है समय, तीसरा है स्थान और चौथा है व्यक्तित्व। कार्य जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि संगठन में किस प्रकार का कार्य किया जाता है। कहने का अर्थ है कार्य की जो प्रकृति है वो नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करती है। कहने का अर्थ है जैसे एक डॉक्टर है, वो अपने से नीचे जितने भी उसके डॉक्टर कार्य करते हैं, उसके अंडर में कार्य करते हैं, उनके कार्यों पे वो आसानी से नियंत्रण रख सकता है। लेकिन एक विश्वविद्यालय की बात करें तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी होंगे उनके कार्यों को नियंत्रित करेगा। तो कार्य की प्रकृति जो होती है वो नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं समय। समय का अर्थ है कोई भी संगठन जितना पुराना होगा
वहां पे स्पैन ऑफ कंट्रोल आसानी से हो जाएगा। कहने का अर्थ है यदि संगठन पुराना होगा, स्थायी होगा, तो वहां पे काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी एक दूसरे को समझते हैं और अधिकारी भी अधीनस्थ कर्मचारियों पर आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। तो समय एक तत्व है जो कि नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करता है। तीसरा है स्थान। स्थान का अर्थ है कि नियंत्रण का जो क्षेत्र है वो किस स्थान पे, किस डिपार्टमेंट है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग जो विभाग होते हैं, उसमें नियंत्रण का क्षेत्र अलग अलग होता है। यदि हम पुलिस संगठन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुलिस संगठन में जो हवलदार है 1000 कांस्टेबल के द्वारा उसके ऊपर होता है हवलदार। तो 1000 कांस्टेबल पर हवलदार का नियंत्रण होता है। इस प्रकार जो कांस्टेबल जो होता है उसमें 5 जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होते हैं। तो स्थान भी है जो नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ है पर्सनैलिटी। अब जो उच्च अधिकारी है जो अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो अपनी बात अधीनस्थ कर्मचारियों को समझा सकता है, नहीं समझा सकता है, या उसमें इतनी नेतृत्व करने की क्षमता है कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य बता सके और उन कार्यों को अच्छी प्रकार से करवा सके। तो एक व्यक्तित्व भी होता है जो कि निर्धारण की सीमा को प्रभावित करता है। तो ये 4 तत्व हैं जो नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करते हैं: कार्य, समय, स्थान, व्यक्तित्व। आप ये सब जो है वो कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं जो नियंत्रण का जो क्षेत्र है। ग्रेगोटाइस ने जो नियंत्रण के क्षेत्र को समझाया है, उससे अच्छा नियंत्रण के क्षेत्र को किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जो मैंने आपको यहाँ भी बता दिया है, n/2n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n-1। यहाँ पे जो हम n की बात करते हैं वो है अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या। कहने का अर्थ जैसे हम एक्सप्लेन करने की बात करें तो मान लो किसी भी इस फॉर्मूला को यदि हम रखें तो जैसे मान लो 4 है, किसी भी संगठन में 4 अधीनस्थ कर्मचारी हैं, तो इसे n की जगह हम रख देंगे 2n डिवाइडेड बाय 2 प्लस -1। फोर में से 1 तो 3 बचे हैं। 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 2 और 4, तो ये हो जाएगा 64। 2 4 जा 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। इसको डिवाइड करेंगे 32 प्लस 3 35। तो नियंत्रण का जो क्षेत्र है, मान लो किसी भी जो संगठन है उसमें अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या 4 होगी। ये हमने 4 के लिए फॉर्मूला लगाया है। यदि 4 बराबर 4 होगा तो वहां पे नियंत्रण का क्षेत्र कितना होगा 35। मतलब किसी भी संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उस पर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा 35। अब हम बात करते हैं नियंत्रण की सीमा के जो गुण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उनके। तो नियंत्रण की सीमा का जो पहला गुण है वो है कार्यकुशलता। यदि किसी भी संगठन में यदि नियंत्रण का क्षेत्र निश्चित होगा, कम होगा, तो वहां पे कार्यकुशलता आएगी, वहां के संगठन में कार्यकुशलता आएगी। क्योंकि
एक अधीनस्थ कर्मचारी यदि अपने से ऊंचे कर्मचारी के कार्यों को अच्छी प्रकार से समझ सकता है तो वो अपने कार्य को निश्चित समय पे पूरा करेगा। उसका लक्ष्य, जो संगठन का लक्ष्य है, वो निश्चित समय पर प्राप्त होगा, जिससे कर्मचारियों में कार्यकुशलता उत्पन्न होगी। क्योंकि जितना अधिक नियंत्रण का क्षेत्र होगा, कहने का मतलब है यदि अधिकारियों के नीचे जितने अधिक अधीनस्थ कर्मचारी होंगे तो वहां पे भ्रम और अकुशलता की स्थिति आ सकती है। भ्रम की वजह से अधीनस्थ कर्मचारी अपने अधिकारियों के आदेश को अच्छे प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। तो किसी भी संगठन में नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा होगा वहां का प्रशासन में कार्यकुशलता अधिक होगी। तो किसी भी प्रशासन की कार्यकुशलता के लिए नियंत्रण का क्षेत्र छोटा होना चाहिए, उतने ही अधीनस्थ कर्मचारी होने चाहिए जिस पर उच्च अधिकारी आसानी से नियंत्रण रख सके। तो आपको नियंत्रण का क्षेत्र समझ में आ गया होगा कि नियंत्रण का जो क्षेत्र है वो अधीनस्थ कर्मचारियों की उस संख्या से है जिस पर एक उच्च अधिकारी आसानी से नियंत्रण रख सकता है। कहने का अर्थ है कि जो उच्च अधिकारी है उसको केवल उतने ही अधीनस्थ कर्मचारी देने चाहिए कार्य के लिए जिस पे वो आसानी से नियंत्रण कर सके तथा उन्हें आसानी से दिशा निर्देश दे सके। तो हमने नियंत्रण का क्षेत्र का महत्व भी पढ़ लिया है, नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व भी पढ़ लिए हैं। कैटनेस ने जो नियंत्रण का फॉर्मूला दिया है वो भी हमने पढ़ा है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनता है छोटे प्रश्न की बात करें तो नियंत्रण का क्षेत्र बताइए। ये छोटे प्रश्न की बात करें तो नियंत्रण के क्षेत्र का अर्थ बताइए, नियंत्रण के क्षेत्र का क्या तात्पर्य है। फिर एक प्रश्न आता है गैबोनेस का फॉर्मूला। तो नियंत्रण के क्षेत्र का गैबोनेस का फॉर्मूला बताइए। ये भी पूछ सकते हैं कि आपसे गैबोनेस का फॉर्मूला किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे नियंत्रण के क्षेत्र से, फिर उस फॉर्मूले को आप लिख देंगे। अगर हम बड़े प्रश्न की बात करें जो कि निबंधात्मक प्रश्न होता है, निबंधात्मक प्रश्न की यदि हम बात करें नियंत्रण के क्षेत्र का अर्थ, परिभाषाएं, महत्व, एवं निर्धारक तत्वों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो आपसे किसी भी रूप में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको नियंत्रण के क्षेत्र का अर्थ बताना होगा, फिर उसकी परिभाषा है वो बतानी पड़ेगी आपको, फिर उसका महत्व बताना पड़ेगा, फिर जो अलग अलग विद्वानों ने नियंत्रण का क्षेत्र बताया है वो आपको बताना पड़ेगा, निर्धारक तत्व बताने पड़ेंगे और उसके गुण जो है वो भी आपको इसमें बताने होंगे। तो नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित मैंने आपको सारा जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर दिया, उसके साथ साथ में जो प्रश्न आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है नियंत्रण के क्षेत्र के बाद का टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।